महानिदेशक श्री बिहारी लाल आर्य जी, एमएलसी श्रीमती रमा रमन, कुलपति श्री अरविंद कुमार जी और आज के इस केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के उद्घाटन कार्यक्रम में उपस्थित सभी उपस्थित महानुभाव, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का इस देश के नागरिकों की ओर से हृदय से अभिनंदन करता हूं कि आज आर्थिक रूप से प्रदेश के सबसे पिछड़े हुए क्षेत्र के रूप में जाने जाने वाले एक कृषि विश्वविद्यालय का विधिवत उद्घाटन इस कोरोना कालखंड में भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से संपन्न हो रहा है। यह हर व्यक्ति जानता है कि दो लोगों की सोच में भी परिवर्तन आया है, क्योंकि उनके पास एक यशस्वी नेतृत्व देश में है और कृषि क्षेत्र में किसानों की आमदनी को दोगुना करने, किसानों को तकनीक के साथ जोड़ने, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से भी जिस प्रकार से व्यापक परिवर्तन देखने को मिला है और किसानों की आमदनी को न्यूनतम समर्थन मूल्य के माध्यम से कई गुना बढ़ोतरी करने में मदद मिली है, बीज उपलब्ध कराने में भी जो योगदान दिया है, ऐसी एक नई सोच का परिणाम है। मैं इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि बुंदेलखंड क्षेत्र, जिसमें उत्तर प्रदेश के 7 जनपद आते हैं, वर्ष सूखा की चपेट में होता था, लेकिन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की परियोजनाओं के समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ने के परिणाम स्वरूप इसके साथ ही वहां पर पेयजल का संकट 2014 के पहले वहां पर टैंक के माध्यम से हर घर नल की योजना अकेले बुंदेलखंड में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से 10,000 माध्यम से प्रारंभ हो चुकी है। सिंचाई की योजनाओं के माध्यम से भी पिछले 3 वर्ष के दौरान बुंदेलखंड की अब तक पूरा किया है, जिसमें 2,20,000 हेक्टेयर लैंड को अतिरिक्त सिंचन की क्षमता अकेले बुंदेलखंड में अर्जित करने में हमें सहायता प्राप्त हुई है। जो निराश्रित गोवंश था, इसके कारण वहां फसलें समाप्त होती थी। आज बुंदेलखंड में 1000 से अधिक गोवंश को उन गौआश्रय स्थलों में सुरक्षित रखने, उनके नस्ल सुधार के साथ ही कॉरिडोर की घोषणा की और उसमें से एक डिफेंस कॉरिडोर के 2 महत्वपूर्ण नोड बुंदेलखंड क्षेत्र में झांसी और चित्रकूट हम लोगों ने इसके लिए अधिकृत की है और लगभग 36,000 करोड़ रुपए के एमओयू इस संबंध में हमें प्राप्त हुए हैं। फरवरी माह में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बुंदेलखंड क्षेत्र में ही वहां पर अच्छी कनेक्टिविटी के लिए बुंदेलखंड किलोमीटर का एक्सप्रेस वे अब तक लगभग 15% के अपने कार्य को तेजी के साथ आगे बढ़ाने में सफल हुआ है और 10% का जो एक माइलस्टोन था हमारे सामने, हम उसको समय से इस कोरोना कालखंड में भी उस लक्ष्य को प्राप्त करने में हमें मदद मिलेगी। प्रदेश में 2016 के पहले कुल 68 कृषि को मिले हैं। हर बड़े जनपद में 2 कृषि विज्ञान केंद्र और छोटे जनपद में 1 कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से विज्ञान केंद्रों की एक बड़ी भूमिका सामने आ रही है। प्रदेश में अब तक 4 राज्य कृषि विश्वविद्यालय पहले से कार्यरत हैं। महारानी लक्ष्मीबाई के नाम पर झांसी में बनने से बुंदेलखंड के दोनों कमिश्नरी में, चित्रकूट कमिश्नरी में बांधन, इस कृषि विश्वविद्यालय के कारण न केवल बुंदेलखंड क्षेत्र में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के अग्रसर करने की आदरणीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को आगे बढ़ाने में हमें काफी मदद मिलेगी। आज कोरोना कालखंड में वर्चुअल उद्घाटन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन कृषि वैज्ञानिकों को, कृषि से जुड़े हुए छात्रों को और बुंदेलखंड वासियों को प्राप्त हो रहा है। मैं इस अवसर पर एक बार फिर से
इस अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं और इस बात के लिए विश्वास दिलाता हूं कि उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर भारत की उनकी संकल्पना में पूरी प्रतिबद्धता के साथ बढ़कर के कार्य करेगा। इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी के कुलपति जी और उनके पूरे विश्वविद्यालय परिवार को धन्यवाद महोदय। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि कृपया रानी लक्ष्मणों का उद्घाटन करने की कृपा करें। खड़े होना पड़ेगा। रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना महत्व के संस्था के रूप में वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध बुंदेलखंड अपितु देश के विभिन्न राज्यों के विद्यार्थियों को गुणवत्ता युक्त कृषि शिक्षा, अनुसंधान व किसानों को तकनीकी प्रशिक्षित एवं मत्स्य महाविद्यालय की स्थापना भी इसी विश्वविद्यालय के अंतर्गत दतिया में की जा रही है। दलहनी के अनुसंधान का ये 2 नवनिर्मित शैक्षणिक एवं प्रशासनिक भवनों का निर्माण कार्य नवंबर 2017 से प्रारंभ होकर लगभग 2 वर्षों की अवधि में ही NBCC द्वारा पूर्ण कर लिया गया। शैक्षणिक भवन का कुल क्षेत्रफल लगभग 17,500 वर्ग मीटर है, जिसमें 19 स्मार्ट क्लासरूम सहित विद्यार्थियों के लिए 23 शोध प्रयोगशाला थी। ये भवन सर्व सुविधा युक्त बहुउद्देशीय हॉल एवं सेमिनार हॉल से सुसज्जित है। प्रशासनिक भवन लगभग 5,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में निर्मित है, जिसमें समिति कक्ष एवं बोर्ड रूम जैसी सभी महत्वपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध हैं। विश्वविद्यालय में कुलपति, कुल सचिव, निदेशक, अधिष्ठाता के साथ साथ लगभग 14 राज्यों के उत्कृष्ट शिक्षक निरंतर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इन भवनों में ऊर्जा दक्षता के सभी मानकों को समाहित किया गया है, जिसमें सौर ऊर्जा पैनल, LED लाइट, वर्षा जल संचयन, तकनीकी एवं प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग किया गया है, जो इस विश्वविद्यालय को प्राकृतिक स्वरूप देते हैं। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जारी नई शिक्षा नीति से कृषि शिक्षा के क्षेत्र में भी युवाओं का कौशल विकास होगा और स्वरोजगार के अनेकानेक अवसर प्राप्त होंगे। आज इस विशिष्ट विश्वविद्यालय को माननीय प्रधानमंत्री राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं, जिससे हम सभी गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। अब मैं डॉक्टर अरविंद कुमार, कुलपति रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय से आग्रह करता हूं कि विद्यार्थियों से प्रधानमंत्री जी, योगांशी आर्या BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की सेकेंड ईयर की। नमस्कार सर। युगांशी, मैं नहीं मानता हूं कि इस प्रकार के विषय पढ़ने के लिए आपके सब साथियों को अच्छा लगता होगा। पढ़ने का तय किया, ऐसा क्यों किया? नमस्कार सर। कृषि स्नातक शिक्षा में हमें बहुत सारे विषय पढ़ने को। मैंने BSc कृषि में प्रवेश लिया। मैं आगे कृषि से डिग्री करने के बाद फसलों की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए तथा खेती की लागत कम करने के लिए कार्य करना चाहूंगी, जिससे किसानों की आमदनी बढ़ाई जा सके। आपने कभी सोचा होगा कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की आत्मा गांव में बसती है। उसके बावजूद भी बहुत सी सारी कृषि पैदाश ऐसी हैं जो भारत इंपोर्ट करता है। आप सभी कृषि क्षेत्र के विद्यार्थी हैं। आज हमारा विदेश जाता है, तो आपको लगता है कि आप जो योजनाएं बना रही हो तो भविष्य में भारत में
मुट्ठी भर भी कृषि पैदावार कहीं से बाहर से लानी न पड़े, उसका लिस्टिंग बनाना, उस पर रिसर्च करना, उस पर काम करना, ये अपनी पूरी क्षमता और परिश्रम के साथ लगे रहें और खेती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ अच्छा इनोवेटिव सोचे तो वो जरूर हो सकता है। जैसा कि आपने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, उसमें युवा को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है, जिससे वो अपना स्टार्टअप खोल सकते हैं, अपने खुद के व्यवसाय खोल सकते हैं और जो बधाई देता हूं। आप इस क्षेत्र में प्रगति करें और वैसे भी हमारे देश का कृषि क्षेत्र ज्यादा तो हमारे यहाँ बहुत बड़ा रहा है, लेकिन जरूर कृषि क्षेत्र को नई ताकत मिलेगी। मेरी तरफ से आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद। नरेंद्र सेन 23 साल के नरेंद्र बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर के चौथे वर्ष के विद्यार्थी हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। चलिए, आज एक नरेंद्र को दूसरे नरेंद्र से बात करने का मौका मिल गया। सर ये तो मेरा सौभाग्य है। और इधर बुंदेलखंड में आकर के बैठे हो और हॉर्टिकल्चर के लिए पढ़ रहे हो, और बुंदेलखंड तो पानी के अभाव के कारण जाने जाने वाला इलाका है। आपको आपका राजस्थान, आपका जयपुर, और ये क्या क्या महसूस कर रहे हैं आप? जयपुर के आसपास का क्षेत्र प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की ज्यादा वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर अभी इतना प्रयोग नहीं है, परंपरागत खेती ही होती है इधर। और राजस्थान में मसालों की ज्यादा खेती होती है, जबकि बुंदेलखंड तिलहन और दलहन का प्रमुख। हॉर्टिकल्चर में जा रहे हैं। अब फल तो सीजनल होते हैं और इनको लंबे समय तक स्टोरेज करना भी बहुत मुश्किल होता है। फल सब्जी की प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन, इससे जुड़े सेक्टर में आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, आप क्या कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, क्या बदलाव ला सकते हैं? सर हमने हमारी पढ़ाई के दौरान फलों और सब्जियों की प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न विधियां बहुत व्यावसायिक शिक्षा भी प्राप्त करी है, जिसके साथ ही हम स्टार्टअप शुरू करके आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में अपना योगदान दे सकते हैं। आपके यहाँ कभी चर्चा हुई क्या, जैसे हमारे देश में इन दिनों ड्रैगन फ्रूट, यानी बड़े बड़े घरों में, बड़ी बड़ी होटल में आमतौर पर डाइनिंग टेबल पर देखा जाता है, फल खाया जाता है। पिछले दिनों हमारे कच्छ के किसानों ने रेगिस्तान में ड्रैगन फ्रूट की खेती करके एक बहुत बड़ा कमाल किया है, और मैंने तो टेस्ट किया है, क्वालिटेटिवली बहुत बड़ा फर्क नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि ऐसे कुछ चीजें हैं जो भारत बाहर से न लाए हमें? तो ये बिल्कुल संभव है सर। चलिए, आप बहुत आशावादी हैं नरेंद्र जी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं। धन्यवाद सर। 21 वर्ष की स्वाति सिंह बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की तीसरे वर्ष की छात्रा हैं। स्वाति झांसी की रहने वाली हैं। से नमस्कार सर। आप तो झांसी की हैं, इसलिए आपको तो बाहर पढ़ने के लिए जाना, बाहर के विद्यार्थियों से तो ये जो बाहर अपने घर का खाना खिलाए, ऐसा होता है क्या? जी सर, होता है, कई बार होता है ऐसा तो। अच्छा, आप कहीं हो आई क्या? अपनी इन सहेलियां जो यहाँ पढ़ने में साथ मिली हैं, जो दोस्त मिले हैं, तो उनके गांव कभी हो आई क्या? सर उनके गांव तो नहीं, बट हाँ कई जगह हम घूमे हैं। सर मेरे पिता अपर नगर आयुक्त हैं और उन्होंने अपनी पढ़ाई, अपनी शिक्षा कृषि के क्षेत्र से ही ली है। तो उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली, उन्हीं से मुझे प्रेरणा मिली। जी सर। और मैं आगे चलकर प्रशासनिक सेवा में जाना चाहती हूँ, ताकि मैं कृषि एवं किसान कल्याण के लिए कार्य कर सकूं। चलिए, तो आप भी अपने पिताजी की तरह सरकार में जाकर के एग्रीकल्चर में ही काम करना चाहती है। देखिए, जहाँ पानी कम होता है वहाँ माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर,
क्या हम किसानों को इस विषय में जागरूक कर सकते हैं क्या? किसान इन चीजों को स्वीकार कर सकते हैं क्या? आप तो खुद किसान परिवार से हैं, पिताजी किसानी में पढ़े हुए हैं, बुंदेलखंड में पानी की चिंता को आप वाकिफ हैं। जैसे ड्रिप इरिगेशन एवं स्प्रिंकलर इरिगेशन के मॉडल तैयार करे गए हैं। हमें इसके बारे में भी पढ़ाया गया है, इसके महत्वता के बारे में भी बताया गया है। और इस आप किसानों को कैसे समझाते हो कि फ्लड इरिगेशन, ये पानी, किसान का स्वभाव है, खेत पानी से लबालब भरा हुआ हो, सारी फसल पानी में डूबी हुई, तब उसको लगता है कि हाँ अब कुछ पानी है। उसमें से उसको ड्रिप इरिगेशन में लेकर जाना, जहाँ ऊपर तो सूखा दिखता हो, नीचे से गीला होता हो और फिर फसल होती हो, उसकी इस मानसिकता को कैसे बदल सकते हैं? सर, जब वो खुद हमारी यूनिवर्सिटी में ट्रेनिंग अटेंड करते हैं और जब वो खुद डेमोन्स्ट्रेशन प्लॉट्स में देखते हैं कि किस तरह से इतने कम पानी में भी कितनी अच्छी लागत मिल रही है, तो तब वो ये बात को समझ पाते हैं अच्छे से। रजिस्ट्री करा करके ऑनलाइन है, इतनी सारे लोग हैं, तो मैं अपनी बात करने का तरीका बताता हूँ। मैं जब गुजरात में था, वहाँ भी पानी का बहुत कष्ट रहता है, तो मैं लोगों को समझाता था कि ड्रिप इरिगेशन कैसे। तो मैं कहता कि मान लीजिए घर में छोटा बालक है और न वेट बढ़ रहा है, न वो खिल उठता है, बड़ा मुरझाया हुआ दुबला पतला है, और हर माँ बाप चाहता है कि बेटा स्वस्थ हो, दौड़ता हो, हंसता खेलता हो, ऐसा बच्चा हो, और माँ बाप चाहेंगे। लेकिन अगर कोई माँ बाप डेली बाल्टी भर दूध ला करके उसमें बादाम, पिस्ता, केसर सब चीजें डाल करके उस दूध से उसको नहला दे, तो उसका स्वास्थ्य ठीक होगा क्या? वो तंदुरुस्त होगा क्या? होगा क्या स्वाति? नो सर, नहीं होगा। लेकिन अगर समझदारी से एक एक चम्मच थोड़ा थोड़ा दूध पिला दे, तो कुछ महीनों के बाद बदलाव आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे बालक को दूध से नहलाने से स्वस्थ नहीं होता है, एक एक चम्मच दूध पिलाने से बदलाव की संभावना बनती है, ये फसल का भी ऐसा ही है। पानी से पूरा भर देने से जितना फायदा होता है, उससे ज्यादा बूंद बहुत बढ़िया बनती है। ये बात बड़े सरल बरसात के पानी को कैसे जमीन के नीचे स्टोर किया जाए, इसके लिए जो आधुनिक और कम खर्च वाली तकनीक है, उन बुंदेलखंड को वहां के कई मॉडल काम आ सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप पढ़ लिख करके इसी इलाके में कृषि क्षेत्र में काम करने जा रही हो, तो जरूर आपका ज्ञान और आपका अनुभव और आपके पिताजी के आशीर्वाद जरूर इस क्षेत्र के किसानों की स्थिति को बदलेंगे, कृषि की स्थिति को बदलेंगे। मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं सर। 22 वर्ष के मयंक जैन बीएससी ऑनर्स वानिकी चौथे वर्ष के छात्र हैं और मध्य प्रदेश छतरपुर के रहने वाले हैं। नमस्ते मयंक। नमस्कार सर। तो ये वानिकी, ये फॉरेस्ट्री की छात्र कैसे बन गए आप? सर, मेरा पहले से ही फॉरेस्ट्री में रुझान था। मेरे गांव के पास में ही पन्ना टाइगर रिजर्व है, मैं अक्सर वहां जाया करता था, और जब मेरा यहाँ सिलेक्शन हुआ तो उसके बाद मेरा लगाव और भी ज्यादा बढ़ गया। प्रकृति के अनुभवों को जब महसूस करते हैं तो वो बहुत ही आरामदायक बन जाती है। अच्छा, अभी जब छुट्टियों में जाते हैं तो फॉरेस्ट में चले जाते हैं? यस सर, बिल्कुल। और कुछ फॉरेस्टों में विजिट की थी। उसके अलावा झांसी के आसपास जितने भी जैसे बनगुआ और बाकी के फॉरेस्ट एरिया में भी विजिट की है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हमें फॉरेस्ट को, आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको क्या लगता है, और आपने फॉरेस्ट में घूमे फिरे हो, उससे परिचित हो, तो क्या करना चाहिए, क्या लगता है आपको? भारत में जितने भी राज्य हैं वहां महोत्सव के प्रोग्राम और हर मेड़ पर पेड़ की नीति को अपनाकर इसके फॉरेस्ट कवर को बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा जो भारत में डिग्रेडेड लैंड है वहां पे अध्यक्ष नहीं, दुनिया के समृद्ध से समृद्ध देशों को भी हिला देती है। तो फॉरेस्ट की रचना में पहले से ही आग फैलने का फॉरेस्ट हो, फिर बीच में कुछ ऐसी स्थिति हो कि आग आगे पीछे फैले नहीं,
इसकी वजह से व्यवस्था हो, इस पर कुछ काम हो सकता है क्या? जो फायर प्रोन एरिया है उनको चिन्हित किया गया है, तो वहां पर समर सीजन में वैसे भी फॉरेस्ट लाइन का निर्माण कर दिया जाता है, जिससे एक जगह से दूसरी जगह फॉरेस्ट फायर न है कि दुनिया जो आज क्लाइमेट आ रहा है, जितना महत्व फॉरेस्ट कवर को बढ़ाने के लिए बहुत विस्तार हुआ है। इसी तरह हाथियों की आबादी हो, भारत ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है और दुनिया उसको नोटिस भी कर रही है। और आपने देखा होगा इस बार मैंने 15 अगस्त को घोषणा इसको भी शुरू करा भी हो और उसमें क्वालिटेटिवली भी लगातार बदलाव आता जाए, उसकी व्यवस्थाओं में भी बदलाव आए। मयंक जी, आपने ऐसा क्षेत्र चुना है जिसका बहुत उज्जवल भविष्य है। मैं आपको बता के रखता हूँ, आज भले लोग न मानते हो, लेकिन आने वाले दिनों में इस क्षेत्र का महत्व। नंदी पामू, आंध्र प्रदेश के रक्त विज्ञान दूसरे वर्ष। क्या शुभ नाम आपका? टोनी है सर। टोनी आप टोनी सिखाते हैं सर। आज इस मौके में आपको बताना चाहता हूँ, आज राष्ट्रीय तेलुगु भाषा दिवस है सर। इसकी दौर पर आपको तेलुगु में बोलना चाहता हूँ सर। नमस्कारम। कुछ कह रहे थे टोनी? सर तेलुगु में बोल सकता हूँ सर। कृषि संक्षेम पथकाలు गानी धन्यवाद। मैं तो आपका साथी हूँ और जो लक्ष्य तय किए हैं उसको पार। आंध्र प्रदेश की कृषि और ग्रामीण जीवन से जुड़ी प्रैक्टिस को, वहाँ के अलग अलग तरीके हैं, जैसे आपके यहाँ इमली बहुत है क्या आपको? जी जरूर जी। तंबाकू और शेयर करते हैं और चर्चा भी करते हैं, और मेरा सौभाग्य ये है उन सब लोगों को मिलके उनके साथ, और इसके साथ झांसी के क्षेत्र के अनुकूल हम यहाँ इस झांसी के क्षेत्र कम जुताई करना खेती में, और दूसरी है फसलों को खेती पे इससे रहने देना या कि बिछा देना। इस मुद्दा के सेहत के साथ साथ मोस्टली प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी पे बहुत इफेक्ट पड़ा है सर। ये तो हमने हमारा मास्टर्स के थीसिस से भी ये इफेक्ट निकला है सर। इससे लोग दो क्षेत्रों में रिसर्च का काम कर रहे हैं, एक चना और दूसरा बनाना। दोनों में काफी अच्छा। मैं पिछली बार जब ऑस्ट्रेलिया गया था तो में अगर शायद हो सकता है वो सारी चीजें उपयोग कम हो, मुझे लगता है इसके लिए भी बहुत बड़ी जागरूकता फैलाना जरूरी है। और आप पढ़े लिखे जाएंगे किसानों को, उनमें विश्वास पैदा करेंगे, और किसान का स्वभाव है वो करता है। जब तक आप उसको उस दिशा में कुछ कर रहे हैं क्या आप? जरूर। नॉर्मली देश में किसानों बहुत ज्यादा यूरिया या कि कोई दूसरी फर्टिलाइजर का नेगेटिव इफेक्ट्स या कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा मिट्टी के सेहत, इसके साथ साथ मनुष्यों का स्वास्थ्य पर भी बहुत बड़ा दुष्प्रभाव दिखा रहा है। मोस्टली आपके द्वारा प्रारंभ किया गया जो स्कीम है सॉइल हेल्थ कार्ड या नीम कोटेड यूरिया, इन स्कीमों के इसके खेती पे लागत कम हो रहा है। इसके साथ साथ किसान है सॉइल हेल्थ कार्ड का रिपोर्ट के अनुसार फर्टिलाइजर, ताकि एक्स्ट्रा जो नीम कोटेड यूरिया आया है, नीम कोटेड यूरिया कंजम्पशन कम हो गया है। इस एरिया में जो सॉइल हेल्थ कार्ड जो बहुत अच्छा सक्सेसफुल स्कीम हुआ है, और इसके लिए हम बहुत खुश हैं सर। अपने साथियों को बता सकते हैं ये दुनिया में चीजें हस्तगत है, मैंने हम सदियों से इसी उसी प्रकार से बहुत आसानी से में हमारा देश, हमारे किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग पे जाएं और ऑर्गेनिक फार्म प्रोडक्ट्स को ग्लोबल मार्केट के लिए हम तैयार करें, बहुत बड़ा परिवर्तन मिलेगा। टोनी, मेरी आपको बहुत शुभकामनाएं हैं, आपको आपके साथियों को सफलता मिले। धन्यवाद। धन्यवाद सर। सम्मान्य आशीर्वचन देने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के मेरे सभी विद्यार्थी मित्र, इस वर्चुअल रानी लक्ष्मीबाई प्रशासनिक भवन के लिए बहुत शुभकामनाएं देता हूं। यहां से पढ़कर बहुत कुछ सीख करके निकलने वाली होने का काम करेंगे। छात्र छात्राओं की तैयारियां, उनका उत्साह, और अभी जो मैं वो उत्साह
कि इस नए भवन के बनने, इन सुविधाओं से स्टूडेंट को, साथियों, कभी को ये वाक्य बराबर याद है, मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी। एक नई गर्जना की आवश्यकता। मेरी झांसी मेरा बुंदेलखंड आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा देगा, एक नया अध्याय लिखेगा। इसमें बहुत बड़ी भूमिका, जब हम कृषि में आत्मनिर्भरता की बात है, ये देश के अलग खेती से पैदा होने वाले उत्पादों में करके देश और दुनिया के बाजार आत्म के साथ ही उद्यमी बनाने का भी है। जब किसान और खेती उद्योग की भांति आगे बढ़ेगी तो बड़े स्तर पर गांव में तैयार होने वाले हैं। साथियों, इस समय और जब हम इस संकल्प के साथ ही हाल में कृषि से जुड़े ऐतिहासिक रिफॉर्म्स ये सरकार लगातार कर रही है, कई रिफॉर्म्स किए गए हैं। भारत में किसान को और आवश्यक वस्तु कानून, इन सब में बहुत बड़ा सुधार किया गया है। इससे किसान अब बाकी उद्योगों की तरह पूरे देश में वहां अपनी उपज बेच सकेगा। इतना ही नहीं, गांव के पास उद्योगों के क्लस्टर बनाने की व्यापक योजना बनाई गई है। इन उद्योगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा मिले, इसके लिए 1 लाख करोड़ रुपए का विशेष फंड बनाया गया है। हमारे एफपीओस अब भंडारण से जुड़ा आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तैयार कर पाएंगे और प्रोसेसिंग से जुड़े उद्योग भी लगा पाएंगे। इससे कृषि क्षेत्र में पढ़ाई करने वाले युवाओं और उनके सभी साथी इन बनेंगे। साथियों, आज बीज से लेकर के बाजार तक फायदों को जोड़ने का निरंतर काम किया जा रहा है। इसमें बहुत बड़ी भूमिका रिसर्च संस्थानों और कृषि विश्वविद्यालयों की भी है। 6 साल पहले की ही बात करें तो जहां देश में सिर्फ एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय था, आज 3 सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, IARI झारखंड, IARI असम और बिहार भी स्थापना की जा रही है। ये रिसर्च संस्थान छात्र छात्री उनकी पंप, सोलर ट्री, स्थानीय जरूरतों के मुताबिक तैयार किए गए बीज, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप, अनेक क्षेत्रों में एक साथ काम हो रहा है। इन प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा किसानों तक पहुंचाने के लिए, जोड़ने के लिए आप सभी की योग कृषि और इससे जुड़ी चुनौतियों से निपटने में कैसे काम आ रहा है, हाल में इसका एक और उदाहरण देखने को मिला है। आपको याद होगा, यहां बुंदेलखंड में मई के महीने में, और पहले तो रात रात किसान सो नहीं पाता है, सारी मेहनत मिनटों में तबाह कर देता है। मुझे साल बाद टिड्डी, साथियों, सिर्फ उत्तर प्रदेश टिड्डी दल या लोकस्ट के हमले से प्रभावित,
उस पर सामान्य तौर पर बहुत मुश्किल था। और इतने बड़े भर